So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome to our channel Study Hood. So as you know, in our last subsection we have discussed, or we can say we have completed our lecture या आप बोल सकते हो चैप्टर. So आज के इस लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर का आगाज़ करने वाले हैं जो कि है आपका थर्मोकेमिस्ट्री. एक्चुअली ये आपके पुराने वाले जो चैप्टर्स हम डिस्कस करके आ चुके हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम और रिएक्शन काइनेटिक्स, ये उन्हीं से ही आप बोल सकते हो कि उन्हीं से ही ये मुशाबहत रखता है. ठीक है जी. सो सबसे पहले इसकी बोल सकते हैं हम, आप बोल सकते हो कि इसके अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कंपैरेटिव स्टडी करनी है हमने. जैसे कि अब थर्मोकेमिस्ट्री, थर्म आपको पता है हीट, केमिस्ट्री ऑफ कोर्सली योर केमिकल इंटरेक्शंस बिटवीन द मैटर. सो इन दोनों के दरमियान होने वाले, अब किस तरह से, क्या मतलब, हमारे पास कुछ होते हैं एक्सोथर्मिक, कुछ होते हैं हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो उनका कंपैरिजन टेबल देखेंगे हम. फिर उनके अलावा जो भी हमारे पास थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देखेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं अपना एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, क्योंकि सबसे पहले हमने कंपैरिजन को ड्रॉ करना है बिटवीन द एक्सोथर्मिक एंड द एंडोथर्मिक रिएक्शंस. ठीक है जी. सो सबसे पहले अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो आपको पता है इस केस के अंदर हमारे पास हीट जो है सिस्टम के अंदर वो इवॉल्व होती है. ठीक है जी. हीट इज़ इवॉल्व्ड. अब किससे इवॉल्व हो रही है? ऑफ कोर्सली वो सिस्टम से. अगर आपके पास जो हीट है, हीट फ्रॉम, आप बोल सकते हो ट्रांसफ़र, जो कि ट्रांसफ़र करे फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग. अब हमारे पास सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, इसको भी डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आपने क्या याद रखना है कि आपके पास जो सिस्टम हो वो कुछ भी हो सकता है, आपके पास कोई भी कंटेनर हो सकता है. उसके अंदर से जब हीट इवॉल्व होती है, सो बेसिकली ऐसे रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. एक्सो आपको पता है बाहर, और थर्म यानी ऑफ कोर्सली हीट. सो हियर द हीट विल बी इवॉल्व्ड. ठीक है. यानी आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि सिस्टम टू सराउंडिंग वो ट्रांसफ़र कर रही है, वो सफ़र कर रही है. अगर हम एंडोथर्मिक की बात करें तो एंडो वर्ड अपने नाम से ही जाहिर कर रहा है कि वो एंडो इनसाइड होगी. तो हियर हीट इज़ एब्जॉर्ब, और वी कैन से फ्रॉम सराउंडिंग टू द, यानी कि आपके पास कोई ऐसे रिएक्शंस मौजूद हों जिनको आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़े अपने वो रिएक्शन को एक्टिवेट करवाने के लिए. तो बेसिकली हम ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडो यानी इनसाइड, एंड थर्मिक ऑफ कोर्सली अगेन द हीट. ठीक है जी. अब एक ग्राफ से इसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है जी. अब लेट्स ड्रॉ द ग्राफ. सपोज दिस इज़ योर रिएक्टेंट्स. ये आपके पास ऊपर जो मौजूद हैं वो है रिएक्टेंट्स, एंड नीचे आपके पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, यानी कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट्स में ट्रांसफ़र होना है. अब हमें पता है एक पाथ उसने ट्रैवल करना है, और वो पाथ जो है वो बेसिकली क्या है हमारे पास, दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी. यही पाथ जो है इसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी एक्टिवेशन आप बोलो या एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी बोलो. तो इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट्स में ट्रांसफ़र होने के लिए इतने बड़े से पाथ को पार करना पड़ता है ताकि वो प्रोडक्ट्स में खुद को चेंज कर सके. अब आप इस ग्राफ के अंदर मैं दिखाना क्या चाह रही हूँ, आपने सिर्फ इतना देखना है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रिएक्टेंट्स वो ऊपर है और प्रोडक्ट नीचे. अब इसका नाम हम अभी डिस्कस किया कि एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, जिसे हम EA से रिप्रेजेंट करते हैं. अच्छा जी. ये रिएक्टेंट यानी कि HR यानी कि एथॉल्पी ऑफ रिएक्टेंट, HP एंड एथॉल्पी ऑफ प्रोडक्ट. अब यहाँ पर ये जो डिफरेंस आया है इन दोनों के दरमियान, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एथॉल्पी चेंज. अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के केस में जो चेंज आता है हमारे पास वो नेगेटिव होता है, यानी कि हम इसे लेस देन द ज़ीरो भी बोल सकते हैं. आपने हर पॉइंट से देखना है हर एक चीज़ को. ठीक है. सो ये आप देख सकते हो एथॉल्पी ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट्स की एथॉल्पी और रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स की एथॉल्पी के अंदर जो डिफरेंस होता है उसे हम किससे शो करते हैं, ऑफ कोर्सली डेल्टा H से, जिसको हम डिस्कस करके आ चुके हैं. ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं. ठीक है जी. और एक्सोथर्मिक के रिएक्शन में वो क्या था, नेगेटिव. अब एंडोथर्मिक का ग्राफ यहाँ पर बस रिएक्टेंट्स जो है वो आपके पास नीचे प्लॉट होंगे और प्रोडक्ट जो है वो
अपर साइड पर आपके पास अब अगर आप इनकी एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ड्रॉ करो ना तो वो नीचे से ऊपर जा रही है। पहले वाले केस में वो ऊपर से नीचे आ रही थी, इस केस में वो नीचे से ऊपर गई। अब ऑफ कोर्स ये हमारे पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, ये इसका चेंज ऑफ एथॉल्पी, यानी कि एथॉल्पी ऑफ प्रोडक्ट और एथॉल्पी ऑफ रिएक्शन के दरमियान जो चेंज आएगा यहाँ पर वो पॉजिटिव आएगा। ये बात आपने याद रखनी है, यानी कि मोर देन द ज़ीरो। हमेशा एंडोथर्मिक जब भी रिएक्शन की बात की जाए तो आपने समझ जाना है कि चेंज इन एथॉल्पी आपके पास पॉजिटिव आएगा और चेंज इन एथॉल्पी इन द केस ऑफ एक्सोथर्मिक इट इज़ नेगेटिव ऑल्सो, और वी कैन से दैट द लेस देन ज़ीरो। ठीक है जी, ये बेसिक सिप्ट्रा पॉइंट्स आपने हमेशा याद रखने। जहाँ पे भी नेगेटिव साइन आए तो आपने समझ जाना है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहा है, जहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट आए वहाँ पर आपने एंडोथर्मिक की। एक और चीज़ आती है और वो क्या है, यहाँ पर एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। एक्सोथर्मिक के केस में भी इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होती है और एंडोथर्मिक के केस में हमारे पास इंटरनल एनर्जी, आप गेस कर सकते हो क्या होगी, यहाँ पर वो पॉजिटिव होती है। ठीक है जी, ये इंटरनल एनर्जी जो है हमारे पास ये पॉजिटिव होती है। ओके स्टूडेंट, तो यानी कि उसके केस में हमारे पास डेल्टा एच वो भी नेगेटिव था और डेल्टा ई जिसे हम चेंज इन द इंटरनल एनर्जी बोलते हैं वो भी नेगेटिव ही रहेगा। एक्सो याद रखिएगा, एक्सो की कंडीशन में। ऑन द अदर हैंड अगर आप एंडो को देखो तो वहाँ पर डेल्टा ई यानी कि चेंज इन द इंटरनल एनर्जी या डिफरेंस भी हम समटाइम बोलते हैं वो पॉजिटिव होगा। एच आर और एच पी। अब अगर आपसे बोला जाए कि इन दोनों का रिलेशन फाइंड आउट करें, सो हाउ विल यू टेल अबाउट दिस रिलेशन। याद रखिएगा एच आर जो है यानी एथॉल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स इट इज़ always greater than the enthalpy of product in the case of exothermic reaction. enthalpy of reactant जो हमारे पास वो हमेशा ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर टू द enthalpy of product, बट किस केस के अंदर, एक्सोथर्मिक के केस के अंदर। ये बातें आपने याद रखनी। अगर हम एनर्जी की बात करें तो ई आर यानी कि एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। सो याद रखिएगा इंटरनल एनर्जी ऑफ reactant is always greater than the internal energy of the products। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों नेगेटिव। ये पॉइंट्स हमारे पास ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्योंकि दोनों के दोनों सेम ही चीज़ बयां कर रहे हैं। अब अगर आप एंडोथर्मिक के केस की तरफ आ जाओ तो वहाँ पर जो एच आर यानी कि एथॉल्पी ऑफ रिएक्टेंट है वो ग्रेटर है देन द एच पी यानी एथॉल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। ये दोनों, इन दोनों का रिलेशन क्या है, यानी कि एच आर आपके पास कम होगा एज़ कम्पेयर टू द एच पी यानी एथॉल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अब अगर आप इंटरनल एनर्जी की बात करें, इंटरनल एनर्जी आपके पास रिएक्टेंट्स की इज़ लेस देन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर देख सकते हो प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास नीचे, यानी कि ये शो कर रहा है कि इस केस के अंदर प्रोडक्ट आपके पास स्टेबल है, मोर स्टेबल है देन द रिएक्टेंट इन द केस ऑफ एक्सोथर्मिक। ठीक है जी, तो प्रोडक्ट्स नीचे की साइड है हमारे पास, यानी कि ये स्टेबिलिटी को शो कर रहे हैं। इस केस के अंदर रिएक्टेंट से ज़्यादा स्टेबल आपके पास प्रोडक्ट होने वाले। अब अगर आप इन एक्सोथर्मिक में देखें तो यहाँ पर नीचे की साइड हमारे पास ऑफ कोर्स ये रिएक्टेंट्स हैं, तो इट रिएक्टेंट्स आर मोर स्टेबल इन द केस ऑफ एक्सोथर्मिक। ठीक है जी, वो मोर स्टेबल हैं देन द प्रोडक्ट, क्योंकि वो आप देख सकते हो हमने इसको ग्राफ में नीचे प्लॉट किया है यही जाहिर करने के लिए कि ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है जी, इसीलिए हमने इसको नीचे प्लॉट किया है। अच्छा जी, एक और बात, वो क्या कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होते हैं ना आपके पास वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। क्या मतलब, यानी कि वो खुद ब खुद परफॉर्म, आप अगर इसको एक बार स्टार्ट कर दो ना तो फिर वो खुद अपने अंजाम तक पहुंचेंगे, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं जनरली, यानी कि एक्सेप्शन का केस आ सकता है। सो जनरली दे आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, यानी कि इनको अगर आप एक बार ऐसे बोलते हैं ना तिल्ली लगाते हो तो अपने अंजाम तक खुद जाके पहुंचेंगे। ऑन द अदर हैंड एंडोथर्मिक की अगर हम बात करें तो जनरली दे आर नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि इसको आपने बार बार देखना होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास दूध है। अगर आप दूध उबालना शुरू करो तो आपको बार बार देखना पड़ता है कि वो उबल कर बाहर ना आ जाए।
ठीक है जी। सो वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जिसमें आपको बार बार खुद को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है। एक स्टूडेंट्स लास्ट चीज रह गई, और वो पता है आपको क्या है? इन दोनों का रिलेशनशिप। बेसिकली इन दोनों का रिलेशनशिप आपस में है क्या? याद रखिएगा, जो आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो आपके पास है, जो आपके पास एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इट इज लेस देन द एंडो energy of the exothermic reaction, it is less than the endo। ठीक है जी, तो ये एक बेसिक सा रिलेशनशिप है जो कि आपने याद रखना है फॉर योर एग्जाम। यहाँ तक तो बात हो गई हमारे पास एक्सो और एंडो। व्हाट अबाउट दिस स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस? लेट्स डिस्कस स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हमारे पास क्या क्या होते हैं। बेसिकली स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ये होते क्या हैं? सबसे पहली बात, स्पॉन्टेनियस वर्ड की अगर आप देखो ना मीनिंग, तो वो क्या है? वो है स्पॉन्टेनियस यानी कि खुद ब खुद होने वाला अमल। खुद जो अमल हो उसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। यानी कि ऐसा प्रोसेस which takes place on its own without any external existence, जिस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाए और खुद से हो रहा हो, and it moves from the non-equilibrium to the equilibrium state, or we can say that the from non-stable state to the stable state, both reactions are called the spontaneous reactions। ठीक है जी, आप इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि वो रिएक्शंस जो कि खुद से हो विदाउट एनी एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस, यहाँ बोल सकते हो एक्सटर्नल फोर्स, परफॉर्म बाय इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस। ऐसे रिएक्शंस जो कि खुद से परफॉर्म हो और विदाउट एनी एक्सटर्नल, आप बोल सकते हो एग्जिस्टेंस। और दूसरी बात, ये किस तरह से मूव करेंगे? इट विल मूव फ्रॉम नॉन इक्विलिब्रियम टू इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है जी, यहाँ इसको ऐसा बोल सकते हो कि स्टेट हमारे पास क्या होती है? इक्विलिब्रियम स्टेट एक स्टेबल स्टेट होती है आपके पास। ठीक है जी, सो स्टूडेंट्स basically spontaneous reactions, you have those reactions which move from non-equilibrium to equilibrium state, या आप कह सकते हो कि एक स्टेबल स्टेट है आपके पास ये। Now what is the non-spontaneous reactions? यानी कि ये ऐसे रिएक्शंस होंगे जिनको कोई ना कोई एक्सटर्नल हेल्प की नीड हो विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, यानी कि दे नीड external help and to। अब एक बात से समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक रिएक्शन है, कोई सा भी रिएक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो, लाइक आप होम मेड चीजें ले लो, आप चाय बना रहे हो, आपको चाय बनाते वक्त देखना पड़ता है बार बार वो चाय उबल के बाहर ना आ जाए। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या है? ये आपके पास बेसिकली एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यानी जिसके अंदर आपकी तवज्जो की जरूरत पड़ रही हो, बार बार आपकी तवज्जो की नीड पड़ रही हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। और ऑन द अदर हैंड वो रिएक्शंस जिनको आप बार बार आप ना और वो आपकी जरूरत ना पड़े बार बार, वैसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एक और चीज आपको पता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो होते हैं वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं, ये इतने इजीली से आपको नेचर में फाउंड नहीं होंगे। ठीक है जी, सबसे पहली बात ये क्या होते हैं? ये रेयर होते हैं, ये रेयर होते हैं, यानी कि इतने कॉमनली आपको ये फाउंड नहीं होंगे। दूसरी बात, दे आर अनडायरेक्शनल, है अनडायरेक्शनल, यहाँ हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन।
जिनको आप रिवर्स ना कर सको, ऐसे रिएक्शंस हैं हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। यानी कि आप एग्जांपल ले लो कि जो हीट है वो फ्लो कर लेती है। लाइक अगर आपके पास कप ऑफ टी मौजूद है, आपने उसे रखा टेबल पर, आप बिजी थे ड्यू टू सम रीजंस, आपने कहा ध्यान उस कप से हट गया, आप भूल गए। आफ्टर सम टाइम जब आपको ख्याल आया चाय का, तो आपने उसको जब उठाया तो वो ठंडी हो चुकी थी। अब क्या आप वहीं पर पड़े पड़े उसको दोबारा गर्म कर सकते हो? ऑफ कोर्सली नॉट। आपको उसको कुछ ना कुछ हीट प्रोवाइड करनी। बट ये एक ऐसा रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन है यानी कि वो आपने रखा और वो खुद ब खुद उसमें कप ऑफ टी, ये कप ऑफ टी है आपके पास, इससे जो खुद ब खुद आपके पास जो है ना मैटर, आप बोल सकते हैं हीट एनर्जी जो है वो खुद ब खुद एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर करके चली गई। आपको उसकी कोई आपने इसको प्रेशर नहीं दिया, कोई वॉल्यूम प्रोवाइड नहीं किया, कोई ऐसा एक्सटर्नल टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं किया, वो खुद ब खुद एक प्रोसेस हुआ। अब आप मुझे बताओ क्या वहीं पर वो पड़े पड़े खुद ब खुद गर्म भी हो सकती है? ऑफ कोर्सली नॉट। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपके पास। एक और एग्जांपल है हमारे पास, जब आपके पास कोई लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, कोई ऐसा बीकर है जिसकी लोअर कंसंट्रेशन फिल्ड है वाटर से, और अब आपको हायर कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर में से लोअर में लाना है, तो आप रख देते हो, वो खुद ब खुद आता है। बट याद रखिएगा कि वो खुद ब खुद कभी भी लोअर टू हाई फ्लो नहीं करेगा। एक और एग्जांपल ले लो, आपके पास जो कंबस्शन रिएक्शंस होते हैं, एक और एग्जांपल हमारे पास क्या आ गई, कंबस्शन रिएक्शन, जिसके अंदर हमेशा हमें ऑक्सीजन की नीड होती है। तो कंबस्शन रिएक्शन हमारे पास बेसिकली ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हमें ऑक्सीजन की नीड है। ठीक है, बात नहीं समझ। अब अगर आप मीथेन गैस को ले लो, मीथेन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, जब आप उसको बर्न करते हो तो वो खुद ब खुद बर्न हो रही होती है, अनटिल अनलेस आप उस पर फोर्स अप्लाई ना करो उसको स्विच ऑफ करने के लिए। जो ठीक है, ये कंबस्शन रिएक्शन है एक। और ये प्रोसेस आपके पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, आपको बार बार उसे इनिशिएट नहीं करना चाहिए। आप एक बार अगर उस प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हो तो फिर वो अपने एंड तक पहुंचने तक वो आपके पास कंटिन्यू रहता है। जब तक वो खुद को स्टेबल ना कर ले तब तक वो प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की, तो याद रखिएगा कि इनके अंदर जो चेंज इन एंथैल्पी आता है वो बेसिकली कांट बी डिटरमाइंड। जस्ट रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, हमें नहीं पता। और ये नेचर में मतलब इजीली मौजूद है, आपको हर जगह ये मिल सकते हैं रिएक्शंस। आप किसी की भी मिसाल ले लो, ठीक है जी। इसकी एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल अगर आप ले लो, और वो अगर आपके पास H2O प्रेजेंट है इन द लिक्विड फॉर्म, आपने उसको H2O इन द गैसियस फॉर्म में चेंज किया, तो ये आपके पास एक नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी, आपको एफर्ट्स करनी पड़ी उसके अंदर, तो ये आपके पास एक एनर्जी। अब अगर आप इसके चेंज इन एंथैल्पी देखो ना, तो ये क्या है? इट इज इनका जो चेंज है इट इज प्लस 44.1 किलोजूल पर मोल। व्हाट इज दिस? हमने क्या देखा था कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। ऑफ कोर्स ये होते हैं, क्या यहाँ पर शो हो रहा है, एंथैल्पी चेंज हमारे पास पॉजिटिव आया है, तो ये हमारे पास एंडोथर्मिक। इट कैन बी नेगेटिव, याद रखिएगा, इट कैन बी नेगेटिव, क्योंकि हमने बोला था कि जनरली, यानी हमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस के केस आ जाते हैं आपके सामने। ठीक है जी। और एक और एग्जांपल ले लो, अगर आप लेना चाहो कुछ भी, आपके पास जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो डिटरमाइन करती है इजीली नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को। अब गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? इसको बेसिकली हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स डिस्कस द गिब्स फ्री एनर्जी नाउ। अब बेसिकली गिब्स फ्री एनर्जी है क्या? ऐसी एनर्जी, याद रखिएगा, एनर्जी विच इज यूज्ड फॉर द यूजफुल वर्क। ठीक है जी, ऐसी एनर्जी जो कि यूज हो फॉर द यूजफुल वर्क। एनर्जी is used for useful work is called your Gibbs free energy। ठीक है जी। अब गिब्स फ्री एनर्जी को हमने डिस्कस किया था, हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑफ कोर्स हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू द
जी। अब याद रखिएगा, इसको जी से रिप्रेजेंट तो करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डेल्टा इसलिए शो किया क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी जो है ना, वो मोस्टली हम डेल्टा, क्योंकि हमारे पास कोई भी एनर्जी हम लोग एब्सोल्यूट नहीं फाइंड कर सकते। इसकी एक इक्वेशन है हमारे पास, और वो इक्वेशन आपको पता है क्या है? It is delta G, which is equal to the change in enthalpy plus temperature and the delta N. Here you have the equation to find any enthalpy change of the reaction. अब enthalpy change, heat of reaction की है क्या? इसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले G की बात कर लो आप। G, डेल्टा G gives free energy। आपके पास नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। याद रखिएगा, जब भी ये नेगेटिव हो, जब भी ये नेगेटिव हो तो हमारे पास नेगेटिव किसको शो करती है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को। और अगर मैं इनवर्सली बोल रहे हैं तो ये हमारे पास किस रिएक्शन को शो कर रही है? आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को। और अगर डेल्टा जी जो है वो आपके पास पॉजिटिव हो, if delta G is positive, then remember that it is presenting the non-spontaneous reactions। ठीक है जी, these basic terms you must have to remember। और दूसरी बात, क्या डेल्टा जी जीरो भी हो सकती है? ऑफ कोर्स ये जीरो हो सकती है, और जब जीरो हो जाएगी ना तो आप समझ जाइएगा कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू आपके पास जीरो आए ना, डेल्टा जी अगर आपके पास जीरो हो तो ये आपके पास क्या है? ये एक अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुंच चुका है। ठीक है जी, अब ना ही मजीद किसी के साथ रिएक्ट करेगा ना ही कुछ करेगा, तो ये अभी स्टेबल है। अभी अपने लिए कुछ ज्यादा एनर्जी की फर्स्ट बोल सकते हैं ना, वो दिखाएंगे। अब ये डेल्टा एच है क्या? बेसिकली इतने देर से हम पढ़ रहे हैं हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन। बेसिकली व्हाट इज इट? ये है क्या? आपको पता है हमारे पास कुछ हीट ऑफ रिएक्शंस के ना कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर उन कंडीशंस पर आपके रिएक्शन जो है ना वो पूरा उतरते हैं, तो वो रिएक्शन जो है ना वो बेसिकली आपके पास एक हीट ऑफ रिएक्शन को शो कर। अब ये क्या है? लेट्स डिस्कस हीट ऑफ रिएक्शंस। याद रखिएगा, जब भी हीट ऑफ रिएक्शंस की बात आती है तो हम यहाँ पर ऐसी हीट की बात कर रहे हैं जो कि रिलीज हो या कि एब्जॉर्ब हो ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है जी, जो हीट है आपके पास इज एब्जॉर्ब्ड, or you can say that it released during the reaction। These types of the reactions का है heat of reaction। अब हमारे पास ना हमें क्या डिस्कस किया था कि कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं आपके पास। अगर आप उन कंडीशंस पर पूरा उतरते हो ना, तो याद रखिएगा कि आपके पास जो है आपके पास जो हीट आएगी ना वो शो कर रही है एक हीट ऑफ रिएक्शन। किस तरह की स्टैंडर्ड कंडीशंस है? हमने डिस्कस किया था स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ गैसेस के चैप्टर में। स्टैंडर्ड कंडीशंस हमने STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को डिस्कस। आज हम कंडीशंस को डिस्कस करना है। ये जो कंडीशंस है ना, ये बेसिकली सबसे पहली बात याद रखिएगा, ये किसी स्टेट के अकॉर्डिंग होगी। अब किस तरह से? सबसे पहली कंडीशन पता है आपको क्या आती है? प्रेशर की। कि जब भी आपने प्रेशर लेना है ना किसी भी रिएक्शन के दौरान, तो वो आपके पास क्या होना चाहिए? 1 atm, या आप उसको 760 टोन के अंदर भी ले सकते। हमेशा याद रखिएगा कि प्रेशर आपके पास 1 atm हो, या आप बोल सकते हो 760 टोन, या आप अगर पास्कल में लेना चाहो तो वो हमेशा आपके पास 10⁵ पास्कल होना चाहिए। ये बात हो गई हमारे पास प्रेशर की। एक और चीज, टेम्परेचर जो आप लो ना वो हमेशा आपने लेना है रूम टेम्परेचर हमारा कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसको केल्विन में लेना चाहो तो हमारे पास है 289 केल्विन। इसके आगे टेम्परेचर ना कम होना चाहिए, ना ही इससे ज्यादा लेना है। यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारे पास क्या है? रूम टेम्परेचर। दिस इज शोइंग द रूम एंड टी इज शोइंग द टेम्परेचर। दूसरी बात, तीसरी सबसे अहम बात, और वो पता है आपको क्या है? रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जो है ना वो आपने लेनी है किसी भी
रिएक्शन की हमेशा परफॉर्म करने से पहले आपने उसकी लेनी है कंडीशन 1 मोल। अगर आप इन सारी कंडीशंस पर पूरा उतरते हो, 1 मोल किसकी सूरत में 1 मोलर हम किसकी सूरत में लेते हैं? याद रखिएगा, जब भी आपके पास कोई एक्टिव सोल्यूशन हो तब हम 1 मोल। अब ये सारी कंडीशंस अगर आप फुलफिल कर लेते हो ना, तो आप एक स्टैंडर्ड कंडीशन को अचीव कर चुके हो। यानी कि इस कंडीशन के अंदर जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, वो दोनों के दोनों, उनका प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, दोनों तीनों चीजें, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों की यही होनी चाहिए। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स मस्ट बी इन स्टैंडर्ड कंडीशंस। देन आपके पास जो रिएक्शन परफॉर्म होगा ना, वो परफेक्टली विथ अ कंप्लीट फ्लो वो रिएक्शन परफॉर्म होगा। यानी कि अब अगर आप इसमें देखो ना, और वो क्या कि यहाँ पर जो मोलर क्वांटिटीज है ना, बेसिकली वो किसको शो कर रही हैं कि ये सारी की सारी क्वांटिटीज हमारे पास शो करेंगी। जो इक्वेशन है ना, वो बेसिकली आपके पास एक बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है जी, वो एक बैलेंस इक्वेशन। अब इन सारी कंडीशंस पर ना हमारे पास एक और आपके बोल सकते हो कि चीज शो होती है। वो क्या? हम यहाँ पर बेसिकली आज 5 चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला, स्टैंडर्ड एथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच और एफ, ये शो कर रहा है स्टैंडर्ड एथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जब फॉर्म हो, कोई भी इक्वेशन फॉर्म हो, तो आपके पास क्या होनी चाहिए? एक और, वो क्या? स्टैंडर्ड एथैल्पी ऑफ द कंबस्शन। एथैल्पी ऑफ कंबस्शन एक और चीज, और वो पता है आपको क्या है? स्टैंडर्ड एथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड एथैल्पी ऑफ द एटमाइजेशन। ठीक है, एटमाइजेशन। और लास्ट यू हैव द स्टैंडर्ड एथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसको हम एम से शुरू करते। अब ये सारी बातें तो आपके पास हो गई कि एथैल्पी ऑफ आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करो, ये सारी चीजें हैं क्या। अब इन सारी चीजों को पहले डिस्कस कर लेते हैं हम। ये सारी चीजें जो है ना, वो आपने बेसिकली याद रखनी है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड एथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन। तो हम क्या बोल रहे हैं? स्टैंडर्ड एथैल्पी फॉर्मेशन, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास है, फर्स्ट वन यू हैव द डेल्टा एच एफ, यानी स्टैंडर्ड एथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब ये क्या है? सबसे पहली बात, इस केस के अंदर आपके पास 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए। 1 मोल, ओनली 1 ऑफ प्रोडक्ट मस्ट हैव टू फॉर्म। अगर वो चीजें फॉर्म, अगर आपके पास कोई भी आप रिएक्टर ले लो, उसके अंदर 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जैसा कि आप एग्जांपल ले लो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू CO2, इसका ये 1 मोल है। तो आपके पास ये जो रिएक्शन आएगा ना, ये शो कर रहा है स्टैंडर्ड एथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन को। यानी कि यहाँ पर अब हम जो वैल्यू लेंगे ना डेल्टा एच की, उसके साथ हम एक स्मॉल एफ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और इस केस के अंदर डेल्टा एच एफ की वैल्यू पता है आपको क्या होगी? डेल्टा एच एफ इज -393 किलोग्राम पर मोल। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू है ऑफ द डेल्टा एच एफ इन द केस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। एक और एग्जांपल है हमारे पास, और वो है आपके पास H2 और O2, यानी कि वाटर की फॉर्मेशन। आपके पास H2 प्लस O2, ये H2 यानी एक वाटर फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर जो डेल्टा H की वैल्यू आपको पता है वो क्या है?
डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू -285.8 joule पर मोल। ये आपके पास वैल्यू है ऑफ द डेल्टा एच एफ। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये शो क्या करना चाह रहा है कि डेल्टा एच क्या सिर्फ वो नेगेटिव ही होता है? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। डेल्टा एच एफ कैन बी पॉजिटिव, याद रखिएगा, इट कैन बी पॉजिटिव, ठीक है जी, और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन को भी परफॉर्म कर सकता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को भी परफॉर्म कर सकता है। एक और चीज, और वो क्या कि डेल्टा एच एफ जो है ना वो परफेक्टली एक्ट करता है ऑन दियर एलोट्रॉप्स पर भी ये परफेक्टली एक्ट करता है। अब एलोट्रॉप से क्या मुराद है? हमने डिस्कस किया था सॉलिड्स के सबसेक्शन में एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। अब जिस तरह कार्बन के हमारे पास में एलोट्रॉप्स, carbon graphite, diamond, and you have the carbon third allotrope that is your buckyballs। तो ये कार्बन के एलोट्रॉप जिस तरह उनके ऊपर ही अच्छे से। अब अगर आप कार्बन की ग्रेफाइट को देखो तो वहां पर हमारे पास डेल्टा एच एफ की वैल्यू 0 होती है। और अगर जो कार्बन डायमंड है, अगर आप इसकी वैल्यू को कंसीडर करना चाहो, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 1.8 किलो जूल पर मोल। तो ये आपके पास कुछ वैल्यूज हैं ऑफ दीस। अच्छा, क्या डेल्टा एच एफ आपके पास 0 होता है? ऑफ कोर्स इट कैन बी 0, इट आल्सो कैन बी 0। किस केस के अंदर? यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो एलिमेंट्स अगर आप लो ना रिएक्टेंट्स के दौरान, तो आपके पास डेल्टा एच एफ ना वो 0 भी हो सकता है। यानी आप इस पॉइंट को किस तरह से लिख सकते हो कि डेल्टा एच ऑफ एनी एलिमेंट, डेल्टा एच एफ ऑफ एनी एलिमेंट इज 0। ठीक है जी। और दूसरी बात वो क्या कि डेल्टा एच एफ हमें क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है जी, ये किसके बारे में हमें बताता है? ये हमें बताता है बेसिकली स्टेबिलिटी के बारे में। ये तो बात हो गई हमारे पास डेल्टा एच की। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डेल्टा एच, ये हमारे पास सेकंड है। अब ये क्या है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। अब डेल्टा एच सी यानी कि एंथैल्पी ऑफ द कंबस्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पर आपके पास सब्सटेंस जो हो ना वो 1 मोल हो और वो कंप्लीटली बर्न हो जाए इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, फिर आपके पास जो आएगा वो आपके पास, यानी कि यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पर सब्सटेंस जो लोगे ना आप, जिसको आपने रिएक्ट करवाना है उसका वो 1 मोल हो, दूसरी बात ऑक्सीजन की मौजूदगी जरूरी हो, तो आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन अचीव हो जाएगी। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम कि सबसे पहली बात हमने क्या देखी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस मस्ट है और सब्सटेंस वो हमेशा हमारे पास 1 मोल के अंदर होना चाहिए। याद रखिएगा एक और बात, वो क्या कि ये सारे के सारे जो है ना एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन सारे के सारे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन जो है ना वो आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। इसकी एग्जांपल ले लो आप, कार्बन और ऑक्सीजन, जो अभी हमने चेक किया कि कार्बन ये आपके पास जो ऊपर एग्जांपल में भी लिखा हुआ है अभी तक कि हमारे पास कार्बन ये जो है ये सॉलिड स्टेट में है और ऑक्सीजन गैस की स्टेट। अब जब ये फॉर्म होगा ना, जब आप कार्बन को बर्न करोगे, आप चाहे वो वुड में बर्न कर लो, किसी भी शेप में आप उस कार्बन को बर्न कर लो, देन यू विल डेफिनेटली गेट द CO। अब आप देख सकते हो इसके अंदर सब्सटेंस है ना, हम दोनों की कंसंट्रेशन आप अगर देखो तो दोनों के दोनों 1 मोल है। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, और वो आप ले लो CH4 मीथेन गैस की अगर आप एग्जांपल ले रहे हो, मीथेन CH4 मीथेन की गैस में अगर आप इसको बर्न करोगे ना तो आपको चाहिए होंगे ऑक्सीजन गैस और देन यहाँ पर अच्छा यहाँ पर एक और बात कॉमन है, और वो क्या है कि यहाँ पर तो ऑक्सीजन की नीड तो है, उसके साथ साथ आप हमेशा देखोगे प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड जरूर प्रोड्यूस होगी, और मीथेन की गैस से एक और चीज भी हमारे पास प्रोड्यूस होती है और वो वाटर वेपर।
ठीक है जी। तो यहाँ पर मीथेन आपके पास गैसियस स्टेट में, ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसियस स्टेट में फॉर्म होगी और वो भी गैसियस। ठीक है, क्या इसके पास कोई लिमिटेशंस है या ये अनलिमिटेड है? ऑफ कोर्स भी है। इसकी इस रिएक्शंस की हमारे पास कुछ ना लिमिटेशंस भी आ जाती हैं। अब लिमिटेशंस क्या है, किस तरह की होती हैं ये लिमिटेशंस? स्टूडेंट्स, इसमें लिमिटेशन आपको पता है वो क्या है कि सब्सटेंस जो है ना, ए मस्ट हैव टू चेंज इन इट्स ऑक्साइड। सब्सटेंस अपने ऑक्साइड में चेंज होना चाहिए, यानी कि वो किसी भी ऑक्साइड में, वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में चेंज हो, वहाँ हाइड्रोक्साइड या कि आप देख सकते हैं वाटर की फॉर्म में वो चेंज हो, आपके पास जो सब्सटेंस है ना उसमें ऑक्साइड की फॉर्म में ही चेंज होना है। ठीक है, सब्सटेंस में हमेशा ऑक्साइड जरूर फॉर्म करना है अपना, यानी कि ऑक्सीजन है वो चेंज होना चाहिए इनटू द एनी ऑक्साइड। ठीक है जी, पर्टिकुलर ऑक्साइड। एक और चीज, और वो क्या, इट कैन बी एक्सोथर्मिक समटाइम्स। याद रखिएगा कि ये एक्सोथर्मिक है, सॉरी एक्सोथर्मिक है, बट इट कैन बी एंडोथर्मिक समटाइम्स। कैन बी, रिमेंबर दैट, कैन बी। ओके, सो और दूसरी बात, हम इसकी वैल्यू किसके अंदर फाइंड करते हैं? हम इसकी वैल्यू जो है ना वो कैलोरी मीटर के अंदर फाइंड करते हैं। कैलोरी मीटर के हम अंदर चेंज इन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द कंबशन आप बोलो उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब इसकी हेल्प लेते हैं हम, स्पेशली फाइंड आउट बाय द बॉम कैलोरीमीटर। हम इसको स्पेशली ना बॉम कैलोरीमीटर से करते हैं। हमारे पास आपको पता है कैलोरीमीटर 2 टाइप्स के होते हैं, तो स्पेशली जो बॉम मीटर है ना आपके पास, हम उससे इसको मेजरली मेयर करते हैं। अब आपको पता है कि बॉम्ब के अंदर हमारे पास क्या होता है कि ना हीट ऑफ हाइड्रोजनेट हमारे पास होते हैं, उनकी वजह से हम फाइंड आउट करते हैं। और याद रखिएगा कि जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी कंबशन है ना, ये बेसिकली किसको शो करता है? जिस तरह हमारे पास डेल्टा एच एफ था, वो किसको शो कर रहा था? स्टेबिलिटी को। ये भी ना हमें बताता है स्टेबिलिटी के बारे में, बट किसकी स्टेबिलिटी? याद रखिएगा, इट टेल्स अबाउट द सिस्टम ऑफ द सब्सटेंस की स्टेबिलिटी को बताता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डेल्टा एच एस। अब ये डेल्टा एच एस है क्या? डेल्टा एच एस हमारे पास सबसे पहले क्या है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपके पास क्या है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन, डेल्टा एच एस। ये किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है बेसिकली ऐसा सब्सटेंस। सबसे पहले इसकी कंडीशन क्या है कि ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जो कि हीट को बियर कर सके आफ्टर रीचिंग इट्स मैक्सिमम पॉइंट। यानी जितनी ज्यादा आप उसको हीट प्रोवाइड करते जाओ वो उसको बियर करता रहे विदाउट स्टॉपिंग। ठीक है जी, तो ऐसे स्टैंडर्ड रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा एच, यानी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो है हीट को बियर करता जाए। ठीक है जी, सबसे पहली बात हमारे पास क्या, ये सब्सटेंस बियर करे सबसे पहले हीट को आफ्टर, जब वो अपनी मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाए, आफ्टर मैक्सिमम, यानी जितनी उसकी मैक्सिमम रेंज थी हीट को बियर करने की, उसके बाद द हीट द बियर नाउ स्टॉप। अब वो जो हीट वो जितनी बर्दाश्त कर सकता था, अब वो मजीद नहीं कर सकता। ठीक है, द हीट द बियर नाउ, यानी कि ऐसी आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो कि जब आप देखो कोई भी इक्वेशन से समझते हैं इसको, सपोज यू हैव द HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पास मौजूद है, आपने इसको रिएक्ट करवाया, एज अ रिजल्ट आपके पास दो आयंस फॉर्म हुए। अब ये दोनों आयन जो है ये कब फॉर्म? ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड था। ठीक है, अब इसकी डेल्टा एच एस वैल्यू क्या होगी? आपको पता है इसकी डेल्टा एच एस वैल्यू है वो आपके पास है
-75 किलो जूल पर मोल। ये आपके पास इसकी डेल्टा एच एस वैल्यू मौजूद है। अब इससे मुराद क्या है, यानी कि ऐसे पॉइंट, ये एक पॉइंट है इसकी मैक्सिमम पॉइंट। अब इससे ज्यादा अगर आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे ना, तो ये कैपेबल ही नहीं है, ये काबिल ही नहीं है उस हीट को बर्दाश्त करने। इस स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमारे पास छोटा सा था। दूसरा हमारे पास आता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब ये क्या है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, व्हाट इज दिस? ये क्या है आपके पास? इसको हम किसे शो करते हैं? डेल्टा, ये हमारे पास नंबर थर्ड था, ये नंबर 4। अब इसको हम किसे शो करते हैं? डेल्टा एच डिग्री और नीचे 80, ये शो हो गया हमारे पास डेल्टा एच 80, यानी कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द एटमाइजेशन। इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त ये है कि 1 मोल गैशियस का एटम्स के होने चाहिए, गैशियस एटम्स होने चाहिए आपके पास 1 मोल, जो कि फॉर्म्ड करें या आप बोल सकते हैं और रिएक्ट करें विद द एलिमेंट्री सब्सटेंस। एलिमेंट्री सब्सटेंस से क्या मुराद है आपके पास? यानी कि इससे पहली बात हमें क्या बताया कि 1 मोल ऑफ आपके पास गैशियस सब्सटेंस होने चाहिए, विच यहाँ बोल सकते हो कि गैशियस एटम्स जो के और रिएक्ट विथ एलिमेंट्री सब्सटेंस। ये ऐसे गैशियस एटम्स होने चाहिए आपके पास जो कि एलिमेंट्री सब्सटेंस क्या है आपके पास? वो सब्सटेंस, लाइक अब मैं इसकी एग्जांपल ले लूं, लाइक हमें पता है एलिमेंट्री, अब एलिमेंट्री का सब्सटेंस हमारे पास क्या है? लाइक यू हैव द H2 गैस, O2 आपके पास नोबल गैस है, नियॉन, ज़ीनॉन, आर्गॉन, आपके पास नोबल गैसेस, इसके अलावा क्लोरीन गैस, ये सारी की, यानी कि ये डायरेक्ट आपके इसके अंदर भी मौजूद होंगे और इसके अंदर आपके पास जो सिंपल एलिमेंट्स हैं वो भी मौजूद होंगे। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। अब उसमें पहली शर्त क्या बताएंगे? 1 मोल ऑफ गैशियस आइटम्स जो है वो रिएक्ट करें विद द एलिमेंट्री सब्सटेंस, और उस रिएक्शन को मस्ट भी, यानी कि उसके लिए शर्त है कि वो एक स्टैंडर्ड स्टेट पर हो। स्टैंडर्ड स्टेट यानी हमारे पास यही 3 शर्तें दोबारा आ जाती हैं, ठीक है, वो स्टैंडर्ड पर हो। फिर क्या मतलब है इससे कि आप एग्जांपल ले लो, आपके पास एक हाइड्रोजन एक्यूएस में मौजूद है, हाइड्रोजन आपके पास एक हाइड्रोजन है, या आपके पास एक्यूएस फॉर्मेशन है। अब आप इसको चेंज करें तो गैस, ये जो रिएक्शन है ना, ये बेसिकली शो कर रहा है किसको? एटमाइजेशन। ये एटम से, ये गैशियस एटम है जिसको आपने चेंज किया है। अब इसकी डेल्टा एच ए की क्या वैल्यू होगी? इसकी वैल्यू अराउंड डेल्टा एच, इसकी वैल्यू होगी आपके पास अराउंड 250 आई थिंक, और किलो जूल पर मोल, या 250 to 252, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपके पास 215 आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू है इसकी, इसकी आई गेस कि अगर आप चेंज कर रहे हो तो ये आपके पास क्या है? एक शो कर रहा है किसको? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, यानी कि एटमाइजेशन अपने नाम से ही जाहिर कर रहा है कि यहाँ पर आपके पास क्या इन्वॉल्व होंगे? सिर्फ और सिर्फ एटम। सेकेंड, यू हैव द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब इससे क्या मुराद है? न्यूट्रलाइजेशन अगर आपको पता हो तो जब भी कोई एसिड और बेस रिएक्ट करता है, एसिड प्लस बेस रिएक्ट करता है, तो आपके पास क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट फॉर्म होता है, आप बोल सकते हो वाटर भी फॉर्म हो सकता है। तो वो जो वाटर और सॉल्ट फॉर्म हो रहे हैं, ये किसके बिना पर फॉर्म हो रहे हैं? जब आपके पास ये दोनों चीजें जो है वो रिएक्ट करें, और ऐसे को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, जिसके अंदर एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, ठीक है जी। इनके कुछ हमारे पास केसेस हैं इंपॉर्टेंट, वो भी डिस्कस करते हैं अभी। तो बेसिकली ये है क्या? सबसे पहला सवाल हमारा यही उठता है कि ये है क्या? ये एक ऐसी, आप बोल सकते हैं कि एनर्जी है विच रिलीज ड्यूरिंग द बॉन्डिंग ऑफ द रिएक्टेंट।
जब रिएक्टेंट्स की बॉन्डिंग होती है तो आपके पास एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम बोलते हैं डेल्टा एच एन। कौन सा बॉन्डिंग? जब आपके पास कोई एटम या आप बोल सकते हो एसिड और बेस जब आपके पास करें तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द bonding of reactants is your delta HN। ठीक है जी। अब आप इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज यू हैव द हाइड्रोजन आयन, यहाँ बोल सकते हो प्रोटॉन भी हम बोलते हैं। तो इसको आप जब रिएक्ट करवाओगे प्रोटॉन को प्लस दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देन यू विल गेट द वाटर। अब इस केस के अंदर हमने हमारे पास एक पॉजिटिव एटम है, आप देख सकते हो, एक नेगेटिव। इन दोनों की आप जब प्रोसेस करवाओगे तो आपके पास पता है इसकी एनर्जी कितनी रिलीज होगी। अगर आप किलो जूल पर मोल के अंदर देखो ना तो इसकी एनर्जी हमारे पास -57.4 किलो जूल पर मोल तकरीबन रिलीज होती है। ठीक है, तो आपके पास एक एग्जांपल है डेल्टा एच एन की। इसके हमारे पास कुछ केसेस हैं। सपोज करें अगर आपके पास दोनों चीजें, केस नंबर 1 आप सपोज करो, केस नंबर 1 आपके पास क्या है कि अब आप ले रहे हो एक स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट करवाएं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। अब आप एक स्ट्रॉन्ग बेस, हमारे पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास क्या है? HCl। HCl हम यहाँ पे ले रहे हैं एक्वस में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी हम ले रहे हैं किसके अंदर? एक्वस के अंदर। अब आप बताओ क्या फॉर्म होगा? हमने क्या देखा था कि आप जब भी एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं आपके पास एक सॉलिड फॉर्म होगा, यहाँ पर वो है NaCl, Cl and Na, और HOH क्या बनना है हमारे पास? H2O। It will become the water। अब क्वेश्चन क्या रहता है कि डेल्टा एच एन इस केस के अंदर इसकी वैल्यू क्या होगी? इस केस के अंदर आपको पता है इसकी वैल्यू होगी अराउंड -57.2 किलो जूल पर मोल डेल्टा। ठीक है, इसी ये वैल्यू। अब ये हमारे पास हो गया एक केस, यानी कि दोनों की दोनों चीजें आपने अब ये आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्गली। अगर मैं दोनों में से किसी एक को स्ट्रॉन्ग लूं, किसी एक को वीक कर दूं, तो भी हमारे पास एक केस आप फॉर्म हो सकता है। तो केस नंबर 2 हमारे पास क्या है कि अब हम एक स्ट्रॉन्ग लेंगे, एक चीज हम वीक लेंगे। अब वो आप डिपेंड कर रहा है, आप कुछ भी स्ट्रॉन्ग ले लो, कुछ भी। अभी हम इस केस के अंदर एग्जांपल के तौर पर वीक हम स्ट्रॉन्ग बेस को ले लेते हैं और वीक एसिड को। अब वीक एसिड आपको पता है कौन सा है हमारे पास? एसिटिक एसिड सबसे ज्यादा वीक एसिड है। हमने इस केस के अंदर वीक एसिड को लिया है और स्ट्रॉन्ग। अब वीक एसिड आपको पता है हमारे पास क्या है? CH3 एसिटिक एसिड आपके पास सबसे ज्यादा वीक एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेस अगेन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही लेंगे कि वो हमारे पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह है। आप इन दोनों को जब रिएक्ट करवाओगे ना तो आपको पता है आपके पास क्या फॉर्म होगा? आपके पास वाटर का फॉर्म होगा, उसके साथ साथ आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O and A प्लस वाटर, ये आपके पास। अब इसके अंदर आपने एसिटिक एसिड को लिया था एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमारे पास एक्वस भी था, और जो फॉर्म होंगे ना वो दोनों की दोनों चीजें एक्वस में सिवाय वाटर के। वाटर हमारे पास लिक्विड में फॉर्म होगा। अब इसकी डेल्टा एच एन वैल्यू हमारे पास क्या है? डेल्टा एच एन वैल्यू हमारे पास इसकी है is equal to 55.2 kilojoule per mole minus 55.2 kilojoule per mole माइनस किसको शो कर रहा है? ये आपने कमेंट्स में बताना है कि यहाँ पे एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, हमें पता है माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये आपका टास्क है। अब केस नंबर 3 को डिस्कस कर। केस नंबर 3 के अंदर हम क्या ले रहे हैं? हम दोनों चीजों को वीक कंसीडर कर। अब हमारे पास जो दोनों चीजें हैं ना, दोनों की दोनों, केस नंबर 3 के अंदर हमारे पास दोनों चीजें वीक हैं। वीक एसिड आपके पास एज वेल एज यू हैव द वीक बेस। अब वीक एसिड हमारे पास हमने देखा एसिड, वीक बेस हमारे पास NH4OH CH3
C डबल बॉन्ड OH प्लस NH4 OH। ये आपके पास एक वीक एसिड और वीक। अब इस केस के अंदर क्या फॉर्म होगा आपके पास? इस केस के अंदर भी वाटर फॉर्म होगा और बस यहाँ पर अमोनिया जैसी H3 C डबल बॉन्ड O NH3 प्लस H2O। ये रहा। अब इसके अंदर डेल्टा HN की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? इसके अंदर वैल्यू आपको पता है क्या होगी? इट विल बी अराउंड, आप बोल सकते हो डेल्टा HN की वैल्यू आपके पास अराउंड -49.9 किलोजूल पर मोल। ये रही आपके पास वैल्यू किसकी? स्पेशली अगर आप दोनों चीजों को भी आप देख सकते हो कि पहले हमारे पास जब हमने दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग ली तब हमारी मेन चीज क्या है? डेल्टा एच की वैल्यू। ये आपके पास क्या थी? पहले स्ट्रॉन्ग थी, फिर उससे पीछे आपके पास ये थोड़ा सा वीक होती गई। अब देख सकते हो आप सबसे ज्यादा जितनी भी चीजें आप लेते जाओगे डेल्टा एच एन की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। ये हमारे पास हो गया स्टैंडर्ड कंडीशन यानी कि हीट ऑफ रिएक्शंस। अब आप इसको मेयर किस तरह से कर सकते हो? अगर आपको बोला जाए कि मेयर करें, मेजर करें, आपने डेल्टा एच की वैल्यू मेयर करनी, तो आप किस तरह से करोगे? मेयरमेंट, मेयर डेल्टा एच हीट ऑफ रिएक्शन को आप किस तरह से मेजर कर सकते हो? सबसे पहला मेथड आपके पास पता है, दो मेथड आ जाते हैं। एक आप उसको एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हो, एक आप उसको थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली तो हम हेजल्स लॉ के थ्रू करते हैं, बट एक्सपेरिमेंटली हम ना इसको कैलोरीमीटर के थ्रू मेजर करते हैं। हम इसको टू टाइप से मेजर कर सकते हैं। एक हमारे पास है एक्सपेरिमेंटली, second one you have the theoretically। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटली आप किस तरह मेजर कर सकते हो? आपके पास कैलोरीमीटर मौजूद है। कैलोरीमीटर, अब हमारे पास कैलोरीमीटर टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारे पास गिलास, एक होता है हमारे पास बॉम कैलोरीमीटर। अब गिलास कैलोरीमीटर के अंदर आप कौन कौन सी वैल्यूज को ज्यादा से ज्यादा मेजर कर? गिलास कैलोरीमीटर की अगर आपको याद हो तो हमने एक इक्वेशंस लिखी थी। एक्सपेरिमेंट भी हमारे पास टू टाइप्स, एक है आपके पास ग्लास कैलोरीमीटर, एक है आपके पास बॉम कैलोरीमीटर। अब ग्लास कैलोरीमीटर अगर आपको याद हो तो हमने एक इक्वेशन लिखी थी, दैट वाज Q इज इक्वल टू, अब उस इक्वेशन अगर आपको याद हो तो क्या थी कि डेल्टा सॉरी Q इज इक्वल टू द m s डेल्टा t। s उसके अंदर क्या था? हमने उसको लीव कर दिया था, हमने इस s को लीव कर दिया था और हमने बोला था कि क्या है हमारे पास हीट, आप बोल सकते हो हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी ये क्या है इसको डिस्कस करते हैं अभी। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि इक्वेशन। दूसरी बात, ग्लास कैलोरीमीटर ना हम हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पर लेते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पर हम Q को P यानी कांस्टेंट प्रेशर पर लेंगे और हम इसके थ्रू डेल्टा एच एन की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं मोस्टली। ठीक है जी, ये तो बात हो रही है हमारे पास किसकी? एक्सपेरिमेंटल वेज की। ठीक है, और अगर आप बॉम कैलोरीमीटर बोलो तो हम बॉम कैलोरीमीटर, अगर आपको याद है तो हमने क्या डिस्कस किया था कि हम इसको हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम पर लेते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वो क्या था कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी डेल्टा सी। और सी यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सी यहाँ पे हीट कैपेसिटी को। ये दोनों चीजें है क्या, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये बॉम कैलोरीमीटर किसके लिए इस्तेमाल होता है हमारे पास? इट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच सी। इसके थ्रू हम डेल्टा एच यानी स्टैंडर्ड, ये रहा आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, और ये आपके पास ये दोनों चीजें जो है ये दोनों मीटर कैलोरीमीटर आपके पास ग्लास कैलोरीमीटर और बॉम कैलोरीमीटर है, इनके रिगार्डिंग आपने ये पॉइंट्स याद रखें। अब इस फॉर्मूले के अंदर सारी बातें तो हमें पता है कि डेल्टा टी क्या है, एम क्या है मास, एस एस स्पेसिफिक हीट क्या है उसको डिस्कस करते हैं सबसे पहले, फिर हम थ्योरेटिकल वे को भी डिस्कस करते हैं। अच्छा एक और बात, वो क्या
याद रख लो कि इसको हम लो क्लियर करते हैं, हेल्थ लो को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी को। अब हीट कैपेसिटी क्या होती है? बेसिकली याद रखिएगा वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिक्वायर हो हमें। सबसे पहली बात इसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसा अमाउंट ऑफ हीट required हो to raise the temperature from 1 Kelvin of substance। किसी भी सब्सटेंस का आपने अगर 1 केल्विन इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो जितना भी अमाउंट ऑफ हीट आपको रिक्वायर होगी वो आपके पास है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी याद रखिएगा, ये अगर आप इसका फॉर्मूला डिटरमाइन करना चाहते हो तो ये जो है ना ये डिपेंड करती है ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपके पास जितना भी हो, अब देखें अगर मैं 3 मोल्स ले रही हूँ तो मुझे 1 केल्विन को इंक्रीज करनी है, यानी कि 1 केल्विन उसका, तो मुझे बताएं कितनी हीट ऑफ कैपेसिटी, कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी वो डिपेंड करेगा। अगर मैं सब्सटेंस की क्वांटिटी को चेंज कर दूं मैं 2 मोल, तो फिर आपके पास तो इस हीट कैपेसिटी को हम डिटरमाइन किस तरह से कर सकते हैं? हमारे पास एक और फॉर्मूला इसके लिए मौजूद है, उसी फॉर्मूले को आप रीअरेंज कर दो तो आपके पास हो जाएगा C/डेल्टा। ये हमने जो अभी अभी देखा ना, ये हमने जो अभी अभी देख कर आए हैं, अभी अभी जो हमने इक्वेशन लिखी थी ना, बस हमने उसी को अरेंज कर लिया फर्दर। अभी ये इक्वेशन आई कहाँ से, अराइव कहाँ से हुई? अगर आपको बताओ कि क्यों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, ऑफकोर्स हीट को, और हीट जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके पास टेम्परेचर पर चेंज में। अगर आप इसको हमारे पास कांस्टेंट अप्लाई हो रहा है हीट कैपेसिटी, ठीक है, जो हमने इस फॉर्मूले को अकॉर्डिंग टू द हीट कैपेसिटी अरेंज किया तो हमारे पास इक्वेशन बन गई। ये तो बात हो गई हीट कैपेसिटी। व्हाट अबाउट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके पास क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याद रखिएगा, ये आपके पास सबसे पहली बात ये एस से रिप्रेजेंट होती है, हम इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी बात क्या कि ऐसा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर हो हमें। अब यहाँ पर सब्सटेंस जो है ना उसको हमने 1 ग्राम कंसीडर कर लिया। अब हम उस सब्सटेंस को ले रहे हैं 1 ग्राम, कांस्टेंट कर दिया है सब्सटेंस। अब आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना चाह रहे हो, यानी कि ऐसा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर हो हमें टू रेज the temperature through 1 Kelvin of 1 gram substance। तो ऐसे अमाउंट ऑफ हीट को हम बोलते हैं ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये क्या है? सबसे पहली बात, ये हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि डिपेंड कभी नहीं करती अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पर, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका सब्सटेंस जो है ना कांस्टेंट कर लिया। अब हम 1 ग्राम ही लेंगे। इससे रिलेटेड एक और टर्म आती है हमारे पास जिसके अंदर हम पढ़ते हैं मोलर हीट कैपेसिटी को। अब मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी, सबसे पहली बात यहाँ पर डेफिनेशन किस तरह होंगी? सारी बातें सेम रहेंगी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड यहाँ तक सेम रहेगा, बस आपने यहाँ पर आगे लिख देना है ऑफ 1 मोल, यानी अब सब्सटेंस जो 1 ग्राम में था ना, अब हम उसको 1 मोल के अंदर कंसीडर कर रहे हैं। तो अब ऐसा अमाउंट जो है उसको हम क्या बोलेंगे? मोलर स्पेसिफिक हीट। अगेन हमारे पास स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या था? अगर आपको याद हो तो उसके अंदर हमारे पास ये क्या था? डेल्टा Q इक्वल टू आपके पास MS डेल्टा T और ये रहा इसका
इन दोनों फॉर्मूलाज का एक्चुअली सम अप है। आप ऐसा बोल सकते हो कि इट इज द रिलेशन ऑफ दीज टू फॉर्मूलाज। किस तरह से आप दोनों फॉर्मूलाज को अगेन कंसीडर कर लो। एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो और अगर आप दूसरे फॉर्मूले को देखो तो वो क्या है, एम एल से डेल्टा टी। ये दूसरा फॉर्मूला आ गया आपके पास, अफकोर्स ही आ गया, कोई शक नहीं। अब मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी को हम बताए सिंपली किस तरह से करते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी वो इन दोनों का रिलेशन है। वो बोल रहे हैं आपको रिलेशन, यहाँ पर डेल्टा टी रहेगा, ऑफकोर्स मिलेगा, हीट भी रहेगी। डेल्टा टी रहेगा, हीट रहेगी। ये दोनों चीजें जो है ना, अब मास हमारे पास कांस्टेंट है, हमने मास को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, यानी कि मास हमने 1 मोल कंसीडर कर लिया। अब यानी कि इसको हम रिमूव कर सकते हैं। एस और सी की बात रही तो एस और सी इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख देते हैं यहाँ पर एन, यानी इट इज इक्वल टू द Q अपॉन n डेल्टा T। ये रहा आपके पास फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मोलर हीट कैपेसिटी। अब मोलर हीट कैपेसिटी, अगर आप इस मोलर हीट कैपेसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं C से। अगर आप इसको Cp कांस्टेंट प्रेशर पढ़ लो, प्रेशर आप इसका कांस्टेंट, मास तो कांस्टेंट है, अब अगर आप प्रेशर भी इसका कांस्टेंट ले लोगे ना तो आपके पास ये इक्वेशन सेम ही रहेगी। यानी कि अगर मैं इसको इन्वर्स करके लिखूं, Q N Cp डेल्टा T, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन। अगर हम इसके साथ वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें तब भी इक्वेशन हमारे पास सेम रहेगी, सिर्फ फर्क क्या आएगा, C हो जाएगा Cv और एज इट इज, यानी कि अगर हम इसको राउंड ऑफ करूं तो इट विल बिकम Cv डेल्टा। Here you have these two equations to calculate the molar heat capacity of any substance. So, ये आपके पास बात हो गई molar heat capacity। इन दोनों का अगर हम चेंज इन मेथड भी चेंज आपको याद है हमने पढ़ा था, और इंटरनल एनर्जी का भी डिस्कस किया था हमने, उसको डिस्कस कर ले। हमने क्या कहा था कि अगर आप डेल्टा एच को ले रहे हो तो डेल्टा एच आपके पास क्या है और डेल्टा ई आपके पास क्या है, क्यू बी। ये दोनों चीजें आपको याद है हमने पढ़ी थी ऑफकोर्सली। अब इन दोनों का समअप क्या होगा, इन दोनों का समअप डेल्टा एच का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, और डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या है कि वो डेल्टा पी क्यू पी, डेल्टा एच हमारे पास क्यू पी यानी कि किसके बराबर हो गया, क्यू पी हमारे पास के बराबर है। ये पूरी इक्वेशन आपके पास है डेल्टा एच के लिए। डेल्टा ई के लिए आप ले लो वो। इन दोनों का फॉर रिलेशन क्या है, आपके पास जनरल गैस इक्वेशन है मौजूद है, ऑफकोर्स की है, वो क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर वॉल्यूम दोनों क्या है इसके अंदर, है ना, हम डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली रिलेशनशिप को, ये बात आप माइंड में रखकर चलिएगा। अगर मैं इनके अंदर थोड़ी सी एक लिटिल बिट चेंजिंग लाऊं, P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी और R डेल्टा T हमारे पास डेल्टा है, चेंज के अंदर भी आ रहा है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब एक और एडिशन होगी, और वो एडिशन आपको पता है क्या होगी, और वो एडिशन हमारे पास ये है कि P डेल्टा E डेल्टा E प्लस डेल्टा N R डेल्टा ये आपके पास एक और। अब इसके अब डेल्टा एनर्जी, अब इसके अंदर एनर्जी कहाँ से आ गई, याद रखिएगा ये जो इक्वेशन हम कंपेराइज कर रहे हैं ना, ये सिर्फ गैसेस के लिए है, सॉलिड और लिक्विड का इनमें कोई काम नहीं है। ये आपके पास, अब आप देखो जरा P डेल्टा V ये आपके किसके बराबर है, डेल्टा H। तो क्या मैं इसके इक्वेशन को इस तरह से लिख सकती हूँ कि हमारे पास डेल्टा H जो है is equal to delta T plus delta N R delta T। Students, here you have the formula to calculate the relationship between the delta H and the delta E। क्या मतलब है इससे, अगर आप एग्जांपल लो ग्लूकोज की, और अब हम ग्लूकोज को अगर रिएक्ट करवाएं ऑक्सीजन के साथ, हमें पता है ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है प्लांट के अंदर जो परफॉर्म होता है।
अब इनके अंदर अगर आप इसके एग्जाम्पल लो, हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे इसको C6H12 और 6 प्लस 6 और CO2 प्लस 6 मोल ऑफ द वाटर, ये हमारे पास फॉर्म हुआ है। ऑफ कोर्स इसमें हम देख भी सकते हैं इजीली। अब यहाँ पर डेल्टा एन क्या होगा? डेल्टा एन हमारे पास क्या होता है? बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स माइनस डेल्टा एन हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्लस और माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट। फाइनल में से हमेशा हम इनिशियल, अगर हम माइनस कर दो तो आपके पास डेल्टा एन की वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा एन की वैल्यू ना आपके पास आएगी 0, क्योंकि हम 6 को माइनस कर रहे हैं। ऑफकोर्स हमारे पास जब भी 6 को माइनस कर रहे हैं हमारे पास 0 हो। क्यों? हमने ग्लूकोज के साथ तो एक हम दे रहे हैं ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पर मेन रिएक्टेंट है। विदाउट ऑक्सीजन ये रिएक्शन नहीं हो। और मेन प्रोडक्ट जो है ना आपके पास वो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, हम उसको कंसीडर करते हुए यहाँ पर चल रहे हैं। अब आप देखो अगर इस इक्वेशन के अंदर, तो एज यू कैन सी द क्लियरली हियर, ये यहाँ पर हमारे पास डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? ये आ गई 0। ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। किस तरह से? अगर हम इसके डेल्टा एच की वैल्यू, अगर हमारे पास ये 0 है, अगर हम इसके अंदर पुट करें ये क्या होगा? डेल्टा एच डेल्टा ई, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। डेल्टा एच डेल्टा ई, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल 0 हो जाएगा, तो आपके पास बराबर। आप एक और इक्वेशन की तरह लिख सकते हैं। किस तरह? ये आपको क्या कर रहा है कि यहाँ पर डेल्टा एच जो है वो बराबर है टू द डेल्टा ई। अगर हमारे पास डेल्टा एन यानी चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स 0 आ जाए, ठीक है जी, तो ये हमारे पास। अब दूसरा क्या? प्रैक्टिकली आप थ्योरेटिकली आप इसको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? हमारे पास क्या था? जो हेजिस लॉ डिस्कस करें, हेजिस लॉ को, हेजिस लॉ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हम किसी भी वैल्यू को थ्योरेटिकली फाइंड कर। अब हेजिस लॉ हमें क्या कहता है? ये कहता है कि एथालपी चेंज जो आएगा इन अ केमिकल रिएक्शन इज सम whether it takes place in single state या several state, ये हमेशा सम के बराबर होगा। यानी कि देखें जो भी डेल्टा एच की वैल्यू आपके पास आई है वो हमेशा बराबर होगी किसके? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। ये अब चाहे वो स्टेप जो है वो एक में कंसिडर, यानी कि ये स्टेप जो है अगर ये सिंगल स्टेप हो या ये स्टेप कंटेनिंग रिएक्शन हो सकता है आपके पास। समथिंग एनीथिंग इज पॉसिबल, यू नो। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है? एक हेजिस लॉ। हेजिस लॉ की एप्लीकेशन कब होगी? आप इसको कब अप्लाई कर सकते हो हेजिस लॉ को? हेजिस लॉ को हम याद रखिएगा, हम तब अप्लाई कर सकते हैं इफ यू हैव टू कैलकुलेट इट थ्योरेटिकली। जब आपको डेल्टा एच को थ्योरेटिकली कैलकुलेट करना हो ना, याद रखिएगा थ्योरेटिकली, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात, जब और याद रखिएगा उन रिएक्शंस के लिए जो कि वेरी फास्ट जो वेरी फास्ट रिएक्शन होते हैं उनके लिए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हेजिस लॉ के थ्रू। और दूसरी बात, फॉर विच दे आर वेरी स्लो ऑल्सो, और जो कि स्लो भी वेरी स्लो रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन के लिए हम हेजिस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात, ऐसा रिएक्शन जो कि कंप्लीट होने के लिए 2 to 3 स्टेप्स रिक्वायर है, 2 to 3 स्टेप्स के अंदर जाके फिर वो कंप्लीट हो, तो ऐसे रिएक्शन आप बोल सकते हो कि किसके थ्रू हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? थ्रू द हेजिस लॉ। यानी कि यहाँ पर डेल्टा एच है, फिर डेल्टा एच सी है, डेल्टा एच एन, डेल्टा एच, सबको आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसको एक एग्जांपल ले लो आप, कि मैं अगर आपसे पूछूं कि सपोज करें आप अपने घर से, ये रहा आपका घर, इतनी सुखी सा होम,
this is problem then. So this is your home, a very sweet home. आप अपने घर से जा रहे हो स्कूल, जहाँ आपको नहीं जाना। अब आप पहले जा रहे थे, घर से निकले, आप स्कूल पहुंचे। उस तक पहुंचने से जब आप स्कूल से वापस घर आ रहे हैं, सपोज कर लो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस जो है ना, ये आपके पास क्या है, पूरा पूरा डिस्टेंस 20 मिनट का है। आप ये डिस्टेंस आप लंबे सफर तय करके जा रहे थे, आपने रेलवे में आप 5 मीटर चल चुके थे, चलना शुरू हुए, फिर आपने डिस्टेंस कवर किया तकरीबन 10 मीटर। आप मुझे बताएं, आपके मुताबिक घर तक छोड़ रहे हैं, अगर वो कितनी दूरी पर है आपका घर, तो आप बहुत बता रहे हैं उनसे कि अब बताएंगे, आप किस तरह बताएंगे कि आपका घर अब कितनी दूरी पर है। क्यों कैलकुलेट करें इसको, किस तरह से कैलकुलेट करें, हमारे पास क्या तो क्या अगर आपको आता है 3 मीटर, यानी 15 मीटर टोटल घर आप 20 मीटर दूर है, 4 फीट में भी 5 मीटर। छोटी सी इक्वेशन जो है ना वो समझ में आ गई होगी। इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली यानी केमिकली हम समझ लेते हैं, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। हमारे पास हार्बर्ट साइकिल है, इसके अंदर हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो है उसकी हम आप बोल सकते हैं उसको, जब आप इनिशिएट साइकिल के अंदर आपके पास NaCl बताएं कितना होगा, यानी कि अगर आप आपके पास आपके साथ Cl है, वो चीज ट्रांसफर NaCl। सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि इसके अंदर 2 to 3 इन्वॉल्व होते हैं जब सोडियम क्लोराइड जो है ना वो ट्रांसफर हो रही है 2 to 3। सबसे पहला स्टेप, और वो क्या कि सबसे पहले हमारे पास जो है सोडियम और क्लोराइड, दोनों की दोनों चीजें ना गैसेस के अंदर, पहले सोडियम गैस बना, फिर क्लोराइड गैस बना, ठीक है, पहले गैसियस फॉर्म में चेंज हुआ। ठीक है, ये पहला स्टेप था, अब ये रूल है। अब इन्होंने क्या किया, अब इन दोनों ने जब ये गैसियस स्टेट के अंदर आ गए, क्योंकि पहले हमारे पास क्लोरीन जो थी वो क्या थी, क्लोरीन हमारे पास होगी, और सोडियम हमारे पास क्या था, सोडियम पहले हमारे पास मौजूद थी सॉलिड स्टेट में, अब वो गैसियस स्टेट में आ चुकी थे हमारे पास। अब ये दोनों आपको पता है, ये दोनों के दोनों अब अपने अपने आइंस फॉर्म करेंगे, ये दोनों अब अपने आइंस फॉर्म करेंगे, ये क्या है, सेकंड स्टेप में दोनों अब आइंस फॉर्म करेंगे। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ देयर आइंस, इनके आइंस बनने के बाद, यानी कि अब यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा H। पहले जब ये गैस के अंदर चेंज हुए हमारे पास ये क्या था, ये डेल्टा H8, अगर आपको याद हो, डेल्टा H8 यानी कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द एटमाइजेशन, दोनों के दोनों एटम्स हैं, ऑफ कोर्स ये रिएक्ट कर रहे हैं विद एलिमेंट्री सब्सटेंस, ऑफ कोर्स ही कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, डेल्टा H8 है। ठीक है, मान लिया, आप कंटिन्यू करें प्रोसेस को, कंटिन्यू कर लेते हैं। आगे क्या होगा, अब इन्होंने जब ये ट्रांसफर हुए इनटू द आयन, किस तरह से होंगे कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास डेल्टा H, ये आ गया हमारे पास डेल्टा H। इतनी सी वैल्यू समझ में आ गई, ठीक है, आ गई। अब आगे क्या होगा, अब ये दोनों जो है ना जब आयंस फॉर्म हो जाएंगे ना, याद रखिएगा, आफ्टर फॉर्मिंग द आयन, आयंस सब ये फॉर्म हो चुके होंगे ना, ये इतनी स्पीड NaCl आप उसको पलक झपकते ही ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द आयंस ये कितनी स्पीड से NaCl में। तो यहाँ पर जो आएगा ना, ये बेसिकली आपके पास आएगा डेल्टा H। डेल्टा H ये समझ में आ गया, L क्या है, L यहाँ पर आपको शो कर रहा है फास्ट रिएक्शन है,
अब मुझे कैलकुलेट करके बताएं कि इस टोटल प्रोसेस के अंदर डेल्टा एच कितना लगा। ठीक है, हमारे पास टोटल डेल्टा एच यानी डेल्टा हम किसको डेल्टा एच एक्स को, एक्स यानी अननोन, अभी तक हमारा डेल्टा एच अननोन है। अब आप कैलकुलेट करो। सबसे पहले हम यहाँ पे कौन सा डेल्टा एच कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एच फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, तो हम यहाँ पे किसको कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा फॉर्मेशन को। डेल्टा अब डेल्टा एच फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डेल्टा एच एक्स माइनस डेल्टा एच, कौन सा, जो कि लैटिस एनर्जी, ये डेल्टा एच एक्स माइनस डेल्टा एच लैटिस एनर्जी स्पीड की ट्रांसफर है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स अटक गए होंगे, क्या लैटिस एनर्जी क्या होती है। ऐसी एनर्जी याद रखिएगा कि जो कि अट्रैक्शन की वजह से हुई हो, और वो किसके अट्रैक्शन यानी कि उनके अंदर दरमियान कुछ ना कुछ अट्रैक्शन हुई हो और वो एकदम से एक लैटिस क्रिस्टल के अंदर चेंज हो गया ना, ऐसी एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ओनली याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ आयनिक सॉलिड्स के अंदर फॉर्म होती है, ऐसा हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है। यानी कि लैटिस एनर्जी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्टेबिलिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द सॉल्युबिलिटी। लैटिस एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्टेबिलिटी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी, यानी कि आप बोल सकते जिसकी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतनी ज्यादा उसकी कम आप बोल सकते हो सॉल्युबिलिटी होगी। ये तो बातें हमें पता है। अब इसको कैलकुलेट करें, डेल्टा एच एक्स फाइंड करना है, इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करने की नीड है बस। और वो क्या, माइनस रहेगा, मैं जस्ट इसको यहाँ ले आया, डेल्टा एच एक्स ये रहा डेल्टा इक्वेशन आ गई। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट आपको समझ लीजिएगा किस तरह किया है मैंने। डेल्टा एच एक्स की वैल्यू इस केस के अंदर हमारे पास होगी -411 किलोजूल और डेल्टा एच लेटेस्ट एनर्जी जो है इस फॉर्मेशन के अंदर वो आपको गिवन है और वो कितनी है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा प्लस माइनस ऐड करोगे ना आप, तो आपको पता है आपके पास क्या आंसर आएगा, डेल्टा एच एक्स इक्वल टू द 7 किलोजूल पर मोल। ये रही आपके पास डेल्टा एच एक्स की वैल्यू, और माइनस माइनस आएगा, ये रही आपके टोटल कितना है आपके पास, इट इज -8787। ये हमने अप्लाई भी करके दिखा दिया आपको टू अकॉर्डिंग टू द हेल्महोल्ट्ज़ लॉ। ठीक है, अब लेटेस्ट एनर्जी की अगर आप बात करो, लेटेस्ट एनर्जी क्या थी हमारे पास, इट इज अट्रैक्शन बिटवीन टू आयनिक सब्सटेंसेस। ये कहाँ अप्लाई होती है, लेटेस्ट एनर्जी जो है ना वो आप किसी भी स्ट्रक्चर को अगर जानना चाहते हो किसी कंपाउंड के, तब आप कैलकुलेट कर सकते हो बाइंडिंग यानी कि बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज को आप फाइंड कर सकते हो इसके थ्रू, कर सकते हो बाइंडिंग बॉन्ड आप डिटरमाइन कर सकते हो थ्रू द लेटेस्ट एनर्जी, और इसके साथ साथ आप प्रॉपर्टी जो क्रिस्टल लेटिस बना है इसको डिटरमाइन कर सकते हो, प्रॉपर्टी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी आप डिटरमाइन कर सकते हो थ्रू दिस। ठीक है जी, अब बताएं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे लेटेस्ट एनर्जी को। तो लेटेस्ट एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ चेंज इन द डेंसिटी अफेक्ट करती है, यानी कि जो उसके ऊपर चार्ज है डिवाइडेड बाय साइज इट अफेक्ट टू द लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली, और दूसरी बात उनके दरमियान उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान इन दोनों मॉलिक्यूल्स आयनिक डिस्टेंस है, आयनिक ये भी अफेक्ट करता है द लेटेस्ट एनर्जी को। जितना ज्यादा आयनिक डिस्टेंस होगा याद रखिएगा लेटेस्ट एनर्जी हमारे पास कम होगी। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा मोस्ट क्रिटिकल चैप्टर जो है वो एंड होता है।
तो अब आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू टॉपिक। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कोई इजी टॉपिक लेकर आए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।